Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is December 22, 2020, Tuesday. Inspiration of the day is success doesn't consist in never making mistakes but in never making the same one a second time. So never repeat your same mistakes. In today's discussion, we are going to cover these articles. Let's start with article number 1 given on page number 1. New coronavirus strain infects global markets. In UK, a new coronavirus strain has been identified and that strain is more infectious, more transmissible than the previous one. And because of this new strain, the UK government has imposed a lengthy lockdown into its economy, and because of this lengthy lockdown in United Kingdom, the global stock market or the global stock tumbled on Monday because of the panic selling among the investors. तो यूके में जो न्यू कोरोना वायरस का स्ट्रेन मिला है उसकी वजह से यूके गवर्नमेंट ने बहुत लेंदी लॉकडाउन इम्पोज कर दिया है इनटू इट्स इकोनॉमी एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन जो ग्लोबल मार्केट्स हैं शेयर मार्केट्स हैं दैट एक्चुअली टम्बल्ड और या हम कह सकते हैं शेयर मार्केट्स गिर गए बिकॉज ऑफ द सेलिंग पैटर्न or the selling rally. Investors start selling their stock because of the fear that the new coronavirus strain may again leads to lengthy lockdown and may again affect the UK economy as well as the ग्लोबल इकोनॉमी निगेटिवली, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इमीडिएटली सेलिंग स्टार्ट कर दी और उस सेलिंग की वजह से जो ग्लोबल स्टॉक है वो टम्बल कर गया. अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स जो है वो 3% से प्लंज करके अप्रॉक्सीमेटली 45,554 पर क्लोज हुआ एंड दैट वाज द biggest fall in terms of percentage since the month of April. Same as with Nifty भी 3.14% से ड्रॉप करके 13,328 पर क्लोज हुआ. अगर हम जितनी भी बीएससी की कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर बात करें तो मंडे को इन्वेस्टर्स का जो वेल्थ है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.6 ट्रिलियन तक श्रिंक कर गया बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल स्टॉक टम्बलिंग. जाहिर सी बात है जो नया स्ट्रेन फाइंड आउट हुआ है वो ऐसा कहा जा रहा है कि 70% मोर ईजिली ट्रांसमिटेबल है देन द प्रीवियस वन, जिसकी वजह से यूके ने फेयर में आकर के कई सारे एरिया में लोकलाइज लॉकडाउन कर दिया और उस लॉकडाउन की वजह से 16 मिलियन इंडिविजुअल्स को अपने घर पर ही स्टे करना पड़ेगा और उसकी वजह से कई सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी अफेक्ट होंगी. और जाहिर सी बात है लोकलाइज लॉकडाउन हो चाहे वो लेंदी लॉकडाउन हो, इट डेफिनेटली हैड अ और हैज़ अ एडवर्स इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है. डिमांड सबड्यूड हो जाती है, सेलिंग बाइंग डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. तो इस फियर की वजह से कि स्टॉक मार्केट आगे और डाउन होगा, जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैनिक सेलिंग स्टार्ट कर दी और उस सेलिंग की वजह से ग्लोबल जितने भी स्टॉक्स हैं इट इज़ नॉट ओनली अफेक्टिंग द यूके मार्केट और यूके स्टॉक एक्सचेंजेस बट ऑल्सो द अदर ones because we all know we are living in a globalized era. Every economy is integrated with another economy. तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर यूके में कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया पर नहीं पड़ेगा या इंडिया में कुछ हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट यूके पर नहीं पड़ेगा because every economy is interlinked now these days. We are actually living in a global village. तो जो यूके में लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से जितने भी मेन स्टॉक मार्केट्स थे उन सब में उसका इम्पैक्ट देखने को मिला. और इसी न्यू स्ट्रेन की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ ने यूके से जो ट्रैवल बैन है उसको इन्वोक कर दिया है. तो जितने भी यूके के रीजनल नेबर्स थे उन्होंने फ़िलहाल के लिए इस पर्टिकुलर दिसंबर मंथ तक जितने भी ट्रैवल थे यूके से वो सारे सस्पेंड कर दिए हैं. इवन इंडिया इज़ ऑल्सो ऑन अलर्ट. इंडिया ने भी फिलहाल के लिए दिसंबर 31 तक जितने भी यूके से आने वाली फ़्लाइट्स हैं उनको कैंसिल कर दिया है. सो इंडिया हैज़ ऑल्सो ज्वाइन द 30 अदर कंट्रीज़ इन यूरोप, एशिया, साउथ अमेरिका विच हैव रिस्ट्रिक्टेड द ट्रैवल फ्रॉम दिस आइलैंड नेशन. अप्रॉक्सीमेटली 30 नेशन ने यूके से
ट्रैवल कनेक्शन सस्पेंड कर दिया है बिकॉज ऑफ दिस न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन। और अगर हम देखें कि लास्ट, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो ये कोरोना वायरस की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबल मार्केट में, दैट इज वर्स्ट इन कंपैरिजन टू द लास्ट 7 मंथ। जो लास्ट 7 मंथ्स रहे हैं उनमें सबसे वर्स्ट इम्पैक्ट इस बार पड़ा है बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन इनटू यूके इकोनॉमी। और जैसा कि हमने डिस्कस किया कि निफ्टी सेंसेक्स दोनों ही अफेक्ट हुए हैं। These are the top 5 Sensex losers and these are the top 5 fall since the month of April. You don't need to mug up this data. You just go through once in order to compare the last 7-month fall with the Monday or with the current fall into the Indian stock markets. And this is the India VIX. It is also called as volatility index. तो इंडिया की जो वोलेटिलिटी इंडेक्स है वो भी इंक्रीज हो गई है। Whenever we say India VIX, it is simply we are talking about the India volatility index. It basically measures the degree of volatility or the fluctuations that active trader expect in the Nifty 50 over the next 30 days. And we can easily see, आसानी से देख सकते हैं कि ये इंडेक्स इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो आगे आने वाले 30 दिनों तक बहुत हाई फ्लक्चुएशन को एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इनटू निफ्टी 50। एंड दैट फ्लक्चुएशन और एक्सपेक्टेशन इन फ्लक्चुएशन, दैट ऑल बिकॉज ऑफ द दिस न्यू कोरोना वायरस स्ट्रेन। क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता है कि ये किस तरह से स्प्रेड होगा। हालांकि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, दे आर टेकिंग ऑल द नेसेसरी मेजर्स, बट फिलहाल के लिए अभी ये कोरोना वायरस सिर्फ यूके में फाइंड आउट हुआ है, बट इट इज़ हाईली सर्टेन दैट इट मे इम्पैक्ट द अनदर कंट्रीज एज वेल। तो इसी अनसर्टेनिटी की वजह से जो फ्लक्चुएशंस हैं वो भी ज़्यादा एंटिसिपेट किए जा रहे हैं इनटू निफ्टी 50। तो इंडिया का जो VIX है वो भी 23.19 तक पहुंच गया था, तो दिसंबर 18 में 18.62 तक था। फिलहाल के लिए इंडिया अलर्ट पर है। इंडिया ने अपने जो सिटीजन है उनको इंश्योर किया है दैट देयर इज नो नीड टू पैनिक। गवर्नमेंट हैज टेकिंग ऑल द नेसेसरी मेजर्स टू स्टॉप दिस न्यू स्ट्रेन्स ऑफ कोरोना वायरस 19। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5। न्यू रूल्स गिव कंज्यूमर्स राइट टू 24/7 पावर सप्लाई। Announcing the notification of Electricity Right of Consumer Rules 2020, our Minister of States for Power and New Renewable Energy, Mr. R.K. Singh, said that power distribution companies, that is DISCOMs, across the countries are basically monopolies, whether government or private. It means consumers, and because of this, consumers do not have any other choice to get the electricity or the services from any other producer, and therefore it is necessary, it was necessary that the consumer right be laid down in rules and a system for enforcement of these right to be put in place. तो जो नए rights आने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी रूल्स में, जो कंज्यूमर्स को लेकर के जो नए राइट्स आने वाले हैं, उस राइट में कुछ बहुत स्पेसिफिक राइट इंश्योर किए गए हैं कंज्यूमर्स को ऑल अक्रॉस द कंट्री। तो बेसिकली हम बात करें कि जो नया रूल आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020, उसमें गवर्नमेंट ये इंश्योर करना चाहती है कि जो कंज्यूमर हैं उनके पास राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहे। राउंड द क्लॉक मीन्स 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अनलेस स्टेटेड अदरवाइज फॉर अ स्पेसिफिक कैटेगरी, जस्ट लाइक एग्रीकल्चर कनेक्शन को। तो कुछ कनेक्शन जिनको एग्जम्प्ट किया जाएगा इस रूल से, उसके अलावा जितने भी कनेक्शन हैं, चाहे वो हाउस होल्ड कनेक्शंस हो या कॉमर्शियल कनेक्शंस हो, उन सभी में जो कंज्यूमर्स हैं उनको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इंश्योर करानी होगी कंपनीज को। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, rules are also laid down for new connections, modification into the existing connections, metering arrangement, billing and payment system। इसको लेकर भी कई सारे रूल्स में मॉडिफिकेशन किए गए हैं जिससे कि जो कंज्यूमर है उसको ऑल अक्रॉस द कंट्री एक मिनिमम स्टैंडर्ड की सर्विस मिले इन टर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020 आ रहा है उसमें हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने बहुत फोकस किया है कंज्यूमर के राइट्स पे, क्योंकि ये कहना है कि जितने में पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, पावर जनरेशन कंपनीज हैं, अगर हम देखें तो कंट्री में उनकी मोनोपोली है। मोनोपोली है, इट मीन्स दे आर द प्राइस डिक्टेटर, दे आर द सर्विस क्वालिटी डिक्टेटर, दे आर द स्टैंडर्ड डिक्टेटर। तो ये एक वन साइडेड पावर गेम है, तो जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी करने वाली जो कंपनीज हैं उनके पास ज़्यादा पावर है। दे कैन चेंज द टैरिफ, दे कैन चेंज द स्टैंडर्ड, दे कैन चेंज मीटरिंग अरेंजमेंट, दे कैन चेंज बिलिंग सिस्टम, पेमेंट सिस्टम। तो कंज्यूमर्स जो हैं उनके राइट्स कहीं ना कहीं हैम्पर होते हैं। तो उन्हीं राइट्स को इंश्योर करने के लिए इस बार इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2020 में कई सारे मॉडिफिकेशन किए गए हैं, जिसमें अब कंपनीज को ऑबलाइज्ड बनाया जा रहा है कि दे आर ऑबलाइज्ड टूवर्ड्स देयर कंज्यूमर्स फॉर द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज। और उस मिनिमम स्टैंडर्ड में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आती है, प्रॉपर बिलिंग अरेंजमेंट्स आते हैं, पेमेंट्स अरेंजमेंट्स आते हैं, मीटरिंग सिस्टम आता है। कोई अगर नया कनेक्शन लेता है, एग्जिस्टिंग कनेक्शन में किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन होता है, उन सारे के जो रूल्स हैं वो मॉडिफाई किए गए जिससे कंज्यूमर कहीं भी एक्सप्लॉइट ना हो। इवन यहाँ तक कि एक ऑटोमेटिक कॉम्पनसेशन मैकेनिज्म भी इस पर्टिकुलर ड्राफ्ट में डाला गया है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक कंज्यूमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई में कितनी बार कुछ इंटरप्शंस आता है, सर्टेन नंबर्स ऑफ टाइम इंटरप्शन आता है, तो उस मैकेनिज्म के तहत कंज्यूमर को कॉम्पनसेट किया जाएगा फॉर नॉन सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। And that particular amount of compensation will be specified by a regulatory commission that may be established under this electricity rule 2020। तो हम ये कह सकते हैं जो आगे आने वाला ड्राफ्ट है इलेक्ट्रिसिटी रूल 2020, उससे कंज्यूमर के राइट्स तो बहुत ज़्यादा सेफ होंगे ही। दूसरी चीज़, कंपनीज जो हैं, जो बेसिकली जो हमारी डिस्कॉम कंपनीज हैं जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही, उनके बीच भी कंपटीशन बढ़ेगा। अगर हम ये कहें कि अगर मोनोपोली नहीं तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम देखें तो कहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और हार्डली 1 to 2 कंपनीज हैं, तो बोथ कंपनीज और अदर कंपनीज विल ऑल्सो ट्राई टू provide the better services to their consumer and minimum penalty compensation to their consumers. So these are the few new rules that 24/7 toll-free call centers, robust grievance redressal mechanism। तो अगर कंज्यूमर को कोई ग्रीवेंस होता है, कोई कंप्लेन होती है, तो देयर शुड बी द प्रॉपर रिड्रेसल मैकेनिज्म। उसकी कंप्लेन सुनी जाए, कंप्लेन फाइल करी जाए, ऐसा नहीं कि उसको किसी भी तरह का इग्नोरेंस दिया जाए। अगर नए कनेक्शंस को लेकर जो रूल्स मॉडिफाई किए गए उसमें कहा गया कि अगर कोई भी कंज्यूमर नए कनेक्शन के लिए एप्लीकेशन देता है तो विद इन 7 days in urban, 15 days in other municipal and 30 days in rural areas, all the DISCOM has to provide or have to provide the new electricity connection to the consumer। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोविजंस रखे गए हैं न्यू इलेक्ट्रिसिटी रूल में। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट। कॉन्करेंट सब्जेक्ट मीन्स बोथ सेंटर एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक रूल ऑन इट। तो सेंटर ने अपनी तरफ से जितने भी रूल्स इम्प्लाई कर दिए हैं दैट हैव टू बी इन्फोर्स्ड बाय ऑल, बट नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्कॉम और इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स गवर्नमेंट टू अप्रेज द कंज्यूमर्स ऑफ दीज रूल्स। अब देख लेते हैं Article number 3 given on page number 6. Rupee may end 2020 as Asia's worst performer. The rupee is likely to end calendar year 2020 as the worst performing currency in Asia. इवन यहाँ तक कि अगर हम ये कहें तो इंडिया ने जो पाकिस्तानी रुपी है, श्रीलंकन रुपीज़ है, उससे भी खराब परफॉर्मेंस दी है। तो इस कैलेंडर ईयर, स्टूडेंट माइंडेड, दिस कैलेंडर ईयर नॉट द फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर इस December 31 में एंड हो रहा है। इस कैलेंडर ईयर में अगर हम जितने भी साउथ एशियन करेंसीज हैं उनका कंपैरिजन करें तो उनके कंपैरिजन में जो रुपी रहा है वो रुपी वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी रहा है। इवन जो पाकिस्तान की करेंसी है, श्रीलंकन रुपीज़ है, दे आर द बेटर परफॉर्मर देन द इंडियन रुपीज़। In contrast, most of the Asian currencies have either appreciated against the US dollar in the last 12 months और they have retained their values। तो अगर most of the currencies जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है उनका डेटा देखें तो या तो वो यूएस डॉलर के अगेंस्ट अप्रिशिएट हुई है या जो उनकी वैल्यू थी प्रीवियस ईयर में वो वैल्यू उन्होंने मेंटेन रखी है।
और अगर रुपी की बात करें तो रुपी जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.6% से डाउन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर against the appreciation of other Asian currencies such as Chinese renminbi, Philippines peso, South Korean won, Malaysia, and Thailand currencies. इन सब चाइनीज़, फिलीपींस को, साउथ कोरियन, मलेशियन, थाई, इस सब की करेंसी के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 3.6% का फॉल देखा गया है। अगर हम एक्सचेंज टर्म्स में बात करें तो जो रुपी है वो अप्रॉक्सीमेटली 74 per dollar on Friday against 72.2 at the end of December 2019 पर क्लोज हुआ। In other words, 1000 now buys approximately $13.5 against $14 a year ago। यानी 1000 रुपये चाहिए आपको, अगर आपके पास 1000 रुपये हैं तो आप अप्रॉक्सीमेटली $13.5 खरीद सकते हैं, जो कि पिछले साल 14 था। यानी अगर पिछले साल आपके पास 1000 रुपये हैं, इफ यू वांट टू बाई द डॉलर यू कैन बाई और यू कुड हैव बाई $14। बट आज इस पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर में यू कैन नॉट बाई $14, यू हैव टू बाई ओनली $13.5 इफ यू हैव 1000 रुपये in your hand, and that is the 3.6% depreciation into the rupee value। और अगर जो अदर वर्स्ट परफॉर्मर हैं उनकी बात करें, जैसे कि श्रीलंकन जो करेंसी है, पाकिस्तान की जो करेंसी है, उसने अप्रॉक्सीमेटली 3.5% का फॉल देखा। इट मीन्स इंडियन रुपीज़ ने उससे भी ज़्यादा फॉल रजिस्टर किया है इन टर्म्स ऑफ डॉलर फॉर दिस कैलेंडर ईयर सो फार। इंडिया के जो साउथ एशियन नेबर्स हैं, they are the worst performer after the Indian rupees. India is on the top list in terms of worst performer. And this is the price of local currency in terms of dollar. We can easily see China, India, Philippines, Pakistan, and Bangladesh. China की currency renminbi, India rupee, Philippines peso, Pakistan rupee, and Bangladesh taka. तो आप देख सकते हैं every currency is fluctuating in terms of dollar, but Indian rupees जो है वो वर्स्ट परफॉर्मर रही है, और जो चाइना की करेंसी है दैट इज द बेस्ट परफॉर्मर इन कंपैरिजन टू all other currency given on graph. Although few agencies and few experts are anticipating the positive appreciation into the month of December, so some are saying that rupee may strengthen to 75 per dollar by the end of December, an advance of about 1% from Friday close that was 75.64 according to the Bloomberg survey. तो आज आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ये बताइएगा why Indian currency has been the worst performer, क्यों डॉलर के कंपैरिजन में the rupee is down to 3.6% far against appreciation of other Asian currencies. ऐसा क्यों? Why this appreciation is less in comparison to other Asian currencies? Although I know it's a little bit tricky question, but you can answer it if you are following me regularly. अब देख लेते हैं some other news clips. IBC suspension extended till end of financial year, says finance minister. As we were expecting, we have already discussed कि दिसंबर तक इसकी जो एक्सटेंशन जो सस्पेंशन हुआ था IBC का, उसकी डेट ख़त्म हो रही थी। तो फिलहाल के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने जो IBC सस्पेंशन की डेट थी उसको इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर तक एक्सटेंड कर दिया है। इट मीन्स मार्च 31, 2021 तक IBC suspend रहेगा। So it may be the good news for those companies who are actually defaulter on their loan payments because of the stress caused by COVID-19 pandemic. So we can say it is a breather to the companies, those who are facing the stressful or the financial crunch situation. तो फिलहाल March 31st तक IBC suspension is extended. तो इंडस्ट्री को एक और सपोर्ट प्रोवाइड किया है। मोर स्पेसिफिकली स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो हैं दे आर मोर सपोर्टेड बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस दैट इज कॉज्ड बाय पैंडेमिक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। AI ओनर मे बी अलाउड टू ट्रिम फ्लीट साइज। तो अब रूल्स में और थोड़ा सा चेंज करते हुए AI का जो भी ओनर होगा, AI को जो भी एक्वायर करेगा, उस पर्टिकुलर कंपनी को अलाउ कर दिया गया है इफ़ दे वांट दे कैन गो फॉर ले ऑफ। अभी तक
एयर इंडिया को लेकर के बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशंस से, इसीलिए गवर्नमेंट जो बायर ढूंढ रही थी वो बायर नहीं मिल रहे थे। जो डेट लेडन कंपनी थी कि डेट भी ट्रांसफ़र होगा, दे कैन नॉट ले ऑफ द एम्प्लॉय, दे हैव टू bear certain minimum liability if the owner want to acquire the Air India, but उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लाइबिलिटीज़ की वजह से बहुत अच्छे जो प्रपोजल थे वो गवर्नमेंट को नहीं मिले। तो नो कंपनी, नो इन्वेस्टर वाज रेडी टू इन्वेस्ट और नो और रेडी टू एक्वायर द एयर इंडिया। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इम्पोज किए थे, कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज करी थी एआई को लेकर के, उसको रिलैक्स किया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन गवर्नमेंट ने रिलैक्स करी है उसमें इस बात का रिलैक्सेशन दिया गया है कि जो भी एआई का नया ओनर होगा, जो भी कंपनी एआई को एक्वायर करेगी, अब उसे अलाउ है इफ कंपनी फीस दे कैन गो फॉर ले ऑफ फॉर कॉस्ट कटिंग पर्पस। क्योंकि एयर इंडिया में ये बहुत बड़ा इशू था कि एयर इंडिया वॉज ओवरमैन्ड, ओवरमैनिंग बहुत ज़्यादा थी। और ये ओवरमैनिंग के प्रॉब्लम सिर्फ एयर इंडिया में ही नहीं है, ये अगर आप ध्यान से देखें तो गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है एक्सेप्ट डिफेंस, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस में ओवरमैनिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो एआई के साथ ये भी एक इशू था कि ओवरमैनिंग थी, जिसकी वजह से एम्प्लॉय की जो कॉस्ट आती थी वो बहुत ज़्यादा आती थी। अगर हम बात करें एम्प्लॉय पर एयरक्राफ्ट, तो एयरलाइंस की कंपैरिजन करें तो एयर इंडिया में एम्प्लॉय पर एयरक्राफ्ट कितने एम्प्लॉयज़ हैं, तो 133 एम्प्लॉय पर एयरक्राफ्ट हैं एयर इंडिया में। एयर इंडिया एक्सप्रेस में 55, सिंगापुर एयरलाइंस में 136, इंडिको में 108 एंड आईएजी में 113। तो हम देखें तो एयर इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली हायर साइड पर एम्प्लॉय पर क्राफ्ट है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आइडल बैठे एंड कंपनी इज़ पेइंग टू देम। तो फिलहाल के लिए गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है कि अगर जो भी एआई का नया ओनर होगा, इफ़ दे वांट दे कैन ट्रिम द फ्लीट साइज, दे कैन गो फॉर ले ऑफ। तो जिसकी वजह से हो सकता है गवर्नमेंट को अब अच्छे प्रपोजल मिलें, कई सारी कंपनीज या इन्वेस्टर्स सामने आए, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को रिलैक्स कर दिया गया है फॉर गेटिंग द गुड प्रपोजल फ्रॉम द इन्वेस्टर्स और द कंपनीज। तो हो सकता है कि अब जो एयर इंडिया का जो सेलिंग हो रही थी वो शायद एग्जीक्यूट हो जाए, क्योंकि बहुत टाइम से ये प्रोसेस पेंडिंग है, गवर्नमेंट को कोई अच्छा बायर नहीं मिल रहा था एयर इंडिया का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट मे सेल टू आईएफसीआई आर्म्स इन रिवाइवल बिड। So now government is evaluating the option to sell at least 2 subsidiaries of IFCI in order to revive the IFCI। तो जो 2 IFCI हैं जिनको गवर्नमेंट एक्चुअली सेल करने की के लिए इवेलुएट करी, उस ऑप्शन को इवेलुएट करी, वो कौन सी 2 IFCI की कौन सी 2 सब्सिडरी है? पहली है स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड द सेकेंड वन इज IFCI इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये 2 सब्सिडरी हैं जिनको सेल करने की कोशिश में है गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू रिवाइव द IFCI and in order to infuse the money into the non-banking lender। तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए अपने रिवेन्यू से आईएफसीआई में किसी भी तरह का इन्फ्यूजन नहीं करना चाहती, कैपिटलाइजेशन नहीं करना चाहती। दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू अनलॉक द वैल्यू दैट इज क्रिएटेड बाय इट्स ओन सब्सिडरी, दैट इज स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड आईएफसीआई इंफ्रा डेवलपमेंट। और अगर मैं आईएफसीआई की बात करूँ तो पिछले साल आईएफसीआई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की सिचुएशन में आ गई थी। इट वॉज फाइनेंशियली सैडल्ड विद द सोर्स असेट्स एंड इट्स नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट to advances ratio was 42.7% in the month of मार्च। तो इतना ज़्यादा एनपीए था। हम देखें तो अगर 100% असेट्स हैं किसी कंपनी के तो उसका 42.7% अगर एनपीए हो गया है किसी बैंकिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, तो इट इज़ अ वेरी पैथेटिक सिचुएशन, वर्स्ट सिचुएशन फॉर एनी एंटिटी। And that is why government has decided to go for this strategic sale। होगी गवर्नमेंट अभी फिलहाल के लिए अपने कॉफर से रेवेन्यू नहीं इन्फ्यूज करना चाहती इनटू दिस आईएफसीआई। तो फिलहाल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट हैज इनवाइटेड द बिड for the appointment of consultant for minority as well as the strategic stake sale। तो पहले ये डिसीजन हो रहा था कि आईएफसीआई का ही कुछ परसेंटेज या कुछ शेयर्स सेल कर दिया जाए, बट नाउ गवर्नमेंट इज कंसिडरिंग द ऑप्शन फॉर सेलिंग दीज 2 आर्म्स ऑफ आईएफसीआई। और जैसा कि हमने पिछली न्यूज़ में डिस्कस भी किया है, आईएफसीआई इज़ वन ऑफ द डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जस्ट लाइक आईसीसीआई, सिडबी,
IBD, IDBI, UTI, तो IFCI भी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको हमने डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में पिछले कई वीडियोस में डिस्कस किया है। IFCI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, and it is said that it is the first financial institute the government established after independence for development purpose, and the main aim of incorporation of IFCI was to provide the long term finance to the manufacturing and the industrial sector of the country so that infrastructure development can be ensured. So that's all for today, student. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, and on Facebook. One student asked about the edition of that newspaper I use. Basically, I use the Mumbai edition of Business Standard. Apart from it, if you have any query or suggestion, please write on comment section below. Like, share, and subscribe. Thank you.